हेलो फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने कुछ डिस्टेंस फार्मूला से आपको बताया था। उसमें कुछ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि डिस्टेंस किसी का भी डिस्टेंस अगर नहीं निकल रहा हो, कोई दिक्कत होगा तो वो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवश्य से लिखेंगे। पार्ट 3 वीडियो में जो है सो कुछ कंसेप्ट हम देना चाहते हैं कि इस पर ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन से पहले बनाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को इसको समझ लीजिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका। कोई भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। ये मेरा निकला, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आपका इसमें कितना चीज़ आपको निकालना है। 4 चीज़ दिया हुआ रहता है, ये निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 4 चीज़ ही दिया हुआ रहे, हमको डिस्टेंस ही निकालने को रहे। कभी कभी ये डिस्टेंस दे देगा और ये 4 चीज़ में से ये कोई एक चीज़ मिसिंग रहेगा। यहाँ पर 5 चीज़ यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 में से कोई भी 4 आपका दिया हुआ रहेगा और एक आपको छोड़ दिया जाएगा, उसको आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका इस तरह का कंसेप्ट से आपका एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्या है कि इस क्वेश्चन में कि आपको कोई अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कोई जरूरी नहीं कि जो है सो ये कोऑर्डिनेट हो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रखता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई लाइन है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो कोई एक्सिस पॉइंट बता दे, कोई एक्स एक्सिस में कोई बोलेगा कि एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और एक कोऑर्डिनेट दे दिया। ठीक है, कहीं पर भी कोई कोऑर्डिनेट दे सकता है, या वाई एक्सिस में कोई लाई कर रहा है, इस पर भी रह सकता है कि अगर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो हमको मालूम है कि वहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। और एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है। अगर वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है तो वहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है और वाई का वैल्यू आपको पता लगाना है। ये तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर एक कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x,0। अगर वाई एक्सिस में रहेगा कोई एक पॉइंट तो उसका x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y आपका दिया हुआ रहेगा। ये इस पर बेस्ड आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अब मान लिया जाएगा कि 3 कोऑर्डिनेट आपको दे दिया। क्या दे देगा? 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। 3 कोऑर्डिनेट दे दिया। अब बोल देगा कि प्रूव कीजिए कि ये तीनों कोऑर्डिनेट जो है, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट आपका है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है। किसका है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है। तो हमको अगर ये कोऑर्डिनेट है तो इसी पर मान लिए कहीं पर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहीं पर बनेगा। तो अब जान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमको बताने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हमको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बराबर होना चाहिए। तो अभी कभी भी कोई तीन कोऑर्डिनेट अगर दे दिया, अब बोल देगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको शो कीजिए, तो एक बार हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, एक बार डिस्टेंस बी सी निकालेंगे और डिस्टेंस ए सी निकालेंगे। और इस तरह से अगर ये तीनों बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या रह सकता है? तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ये बता देगा
कि प्रूव कीजिए कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, प्रूव करने बोलेगा कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको तो यहाँ पर से मान ली 3 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो ये आपको पता नहीं है कि कौन मेरा जो है सो कौन साइड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर सिर्फ बोल देगा राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेगा तो कोई 2 साइड बराबर होगा, तो आपको तो ये पता नहीं है कि मेरा कौन सा 2 साइड है। तो फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ए बी निकालना पड़ेगा, या डिस्टेंस बी सी निकालना पड़ेगा, या डिस्टेंस ए सी निकालना पड़ेगा। तीनों निकालिए, और तीनों में से अगर कोई भी 2 साइड अगर बराबर हो गया, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, चाहे पहला ए बी और ए सी हो जाए, कोई 2 साइड अगर बराबर हो गया तो हम क्या कह देंगे कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन अगर ये बोल दे कि प्रूव करने बोल देगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या प्रूव करने बोल देगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ऐसा बोल दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, तो फिर से हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस तो हम निकालेंगे ही तीनों का, कि डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी निकालेंगे, डिस्टेंस ए सी निकालेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा 2 साइड मेरा बराबर है। और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए हमको फिर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमको अगर राइट एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, तो हमको ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरा, अगर मेरा ये आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमको मालूम है बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमको मालूम है कि h स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो जो 2 साइड बराबर होंगे, हमको मालूम है कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था तो बेस और परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल में बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, चूंकि हाइपोटेन्यूज जो होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इसमें जो है सो ये हमको ये बराबर है, तो हम जब ए बी बी सी ए सी निकाल लिए, उसके बाद हम ए बी स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर डिस्टेंस मान लिए, सपोज दैट डिस्टेंस 5 आया, सपोज दैट डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ गया 5, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मान लीजिए जो है सो एक आपका फिर डिस्टेंस हम बी सी निकाले, डिस्टेंस हम बी सी निकाले, तो डिस्टेंस बी सी आपका मान लिए जो है सो एक आ गया आपका 13 आ गया, तो बी सी स्क्वायर निकाल देंगे हम, तो 169 हो जाएगा। फिर अगर हम एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया और एक ए सी, तो ये मान लिया जाए कि ए सी 12 निकल गया, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 144 हो गया। तो हम क्या दिखा देंगे वहाँ पर कि ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो गया मेरा ये, तो 25 प्लस 144 इजकल टू 169 हो गया। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, बी सी स्क्वायर पर। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम कह दे सकते हैं कि ये जो रिजल्ट पॉसिबल कब होगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उससे मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी सिर्फ हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में बता रहे हैं, अभी हम कोई क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम लेकर के भी नहीं आ रहे हैं कि ये सब वैल्यू दे दिए, अपने मन से हम दे दिए हैं, ठीक है, कि आपका कौन कौन सा इस डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका क्या क्या पूछ सकता है। तो डिस्टेंस पूछ सकता है, किसी कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा तो उसके बीच में डिस्टेंस बोलेगा, या कोई मिसिंग 5 में से कोई एक मिसिंग टर्म रहेगा उससे पूछ सकता है। फिर 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, प्रूव करने बोल देगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्रूव कीजिए, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो प्रूव कीजिए, या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये प्रूव कीजिए। तो ये जो है सो ये सब क्वेश्चन पूछेगा, और इसी से हम लोग आगे जो है सो मैथ भी बनाएंगे हम लोग इस पर, ठीक है, और उससे जो है सो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है जैसे एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा,
एक क्वाड्रिलेटरल है। और ये प्रूव करने बोलेगा कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। ये 4 कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, x1 y1 x2 y2, चारों कोऑर्डिनेट का हम कोऑर्डिनेट को नाम दे देंगे x3 y3 और x4 y4। ये 4 कोऑर्डिनेट दे देगा। अब प्रूव करने बोल देगा कि बताइए ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सा 4 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, बी सी अगर निकालना है तो एक x1 y1 हो जाएगा, एक x2 y2 हो जाएगा। सी डी निकालना है तो फिर इस दोनों में से एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मान लेंगे। फिर ए डी निकालेंगे तो ए डी में फिर एक x1 y1 एक x2 y2, इस तरह से चारों डिस्टेंस अब निकाल लेंगे। और दोनों डायगोनल निकाल लेंगे, एक डिस्टेंस बी डी निकाल लेंगे और एक डिस्टेंस ए सी निकाल लेंगे। मतलब दोनों डायगोनल का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे और बी डी, डायगोनल ए सी डायगोनल बी सी, डायगोनल बी सी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर सिर्फ ये आया कि प्रूव कीजिए कि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है और या ठीक है रेक्टेंगल, तो हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों के बीच में क्या अंतर है मेरा। ये पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड आपका बराबर होता है और रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड आपका बराबर होता है। मतलब ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड। ठीक है। पैरेललोग्राम का फिगर थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा इस तरह से बना देंगे। सपोज डैट ये रेक्टेंगल है आपका और ये जो है सो आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो अब यहाँ पर तो मान लीजिए हम फिगर से दिखा दी कि पैरेललोग्राम में ये वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट से हम कैसे पता करेंगे कि जो है सो मेरा जो है सो ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो हम इसमें ये चारों चीज़ तो निकालेंगे, ये ए बी बी सी सी डी ए डी, तो कोई ऑपोजिट साइड कोई दो बराबर होगा, चाहे तो ए बी सी डी बराबर हो, बी सी हो, उसी तरह से नामांकन करेंगे। हमको ये दिखा देना है कि ऑपोजिट साइड मेरा इक्वल है, कोई दो साइड मेरा आपस में बराबर है। तो वो रेक्टेंगल में भी हो सकता है, पैरेललोग्राम में हो सकता है। फिर दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे कि वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो इसमें हम दोनों का डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। अभी जैसे बोले डायगोनल ए सी निकालना है, बी सी निकालना है, तो अगर ऑपोजिट साइड तो इसमें इक्वल आ जाएगा दोनों केस में, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, डायगोनल दोनों का निकालेंगे, डायगोनल ए सी डायगोनल बी सी। तो अगर दोनों डायगोनल बराबर आ गया, अगर दोनों डायगोनल बराबर आ गया तो वो रेक्टेंगल का केस होगा। दोनों डायगोनल अगर बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि जो है सो वो पैरेललोग्राम हो गया। उसी तरह से स्क्वायर और रोम्बस में, स्क्वायर में आपका चारों साइड बराबर आएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड बराबर आएगा। तो रोम्बस में भी चारों साइड बराबर आएगा। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि जो है सो रोम्बस है कि स्क्वायर है। तो फिर हम डायगोनल यहाँ पर निकालेंगे। अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि वो स्क्वायर है। दोनों डायगोनल अनइक्वल रहा तो हम कह देंगे कि रोम्बस है।
तो इसी तरह से चारों का देखें, हम लोग किसका देखें, रेक्टेंगल देखें। पैरेललोग्राम देखें, रोम्बस देखें, स्क्वायर देखें। तो इस चारों ही केस में हम देखें कि ये चारों साइड तो हमको निकालना है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ये चारों साइड हमको निकालना है और दोनों डायगोनल भी निकालना है, ए सी और बी, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, बी डी, ए सी और बी डी, ए सी भी निकालना है डायगोनल, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, ये दोनों डायगोनल भी हमको निकालना है। तब हम इसको जो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव कीजिए कि वो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड इक्वल दिखा देंगे और दोनों डायगोनल को अनइक्वल दिखा दिए तो हम कह देंगे कि वो पैरेललोग्राम है। अगर रेक्टेंगल बोलेगा तो अपोजिट साइड इक्वल दिखा देंगे और दोनों डायगोनल दिखा देंगे कि इक्वल हो गया, इसलिए वो रेक्टेंगल है। स्क्वायर बोलेगा तो चारों साइड स्क्वायर बराबर आएगा और दोनों डायगोनल इक्वल आ गया, इसलिए वो स्क्वायर है। अगर रोम्बस देगा तो चारों साइड बराबर है, दोनों डायगोनल अनइक्वल है, तो वो क्या हो गया, रोम्बस हो गया। तो इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल में चार चीज़ें, चार में जो है सो आपको जो है सो इसमें पूछ सकता है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि क्या है। इसी पर एक क्वेश्चन बेस्ड होता है कि कुछ मिसिंग वैल्यू रहता है कि वे मिसिंग वैल्यू बोल देगा कि बताइए क्या है, लेकिन वो मिसिंग वैल्यू जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब सेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, लेकिन जब हम एक आपका सेक्शन फॉर्मूला में भी ये क्वेश्चन रहता है कि कोऑर्डिनेट सी का वैल्यू निकालने बोल देगा या डी का निकाल देगा, तो इस तरह का जहाँ क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम लोग बनाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये तो नहीं आता है कि हाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, नहीं, वो बस क्वेश्चन रहता है, तो हम लोगों को हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब हम सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे तो वो फिर जैसो इसमें चारों कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है तो कैसे बनेगा उसमें हम लोग बातें करेंगे। और क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, अब सपोज डैट की 3 पॉइंट है, बोल देगा क्या कि ये तीनों पॉइंट, अब अगर हम कोई लाइन खींचे तो वो तीनों पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है। अगर कोई लाइन खींचे और तीनों पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है, मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। अगर क्या हो गया मेरा, ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, मैंने एक ही रेखा में तीनों आ रहा है, एक सीधा रेखा में मेरा तीनों पॉइंट है मेरा, तो कॉलिनियर पॉइंट है। तो अगर मान लिया जाए कि 3 कोऑर्डिनेट दे देगा और बोल देगा मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव कर देंगे कि जो है सो मेरा ये तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, तीनों कोऑर्डिनेट जो है एक लाइन अगर खींचे तो तीनों पॉइंट को छूते हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर इस केस में, तो देखिए अगर हम ये अगर सीधा अगर तीनों एक ही पॉइंट में होगा तो ये मान लिया जाए कि 3 मान लिए, ये मान लिए 4 आ गया, और अगर हम AC अगर सीधा है तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो अगर ये तीनों अगर मेरा एक ही लाइन में रहेगा तो जान लीजिए कि ये किसी दो को जोड़ेंगे तो वो तीसरा डिस्टेंस के बराबर होगा। तो सपोज डैट मान लिए AB हम निकाले और BC निकाले, अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर होगा। अगर ये केस आ गया कि कोई 2 डिस्टेंस निकाल रहे हैं और तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो गया, चूंकि आप इसमें से 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक AB डिस्टेंस निकालिएगा, एक BC निकालिएगा, AC निकालिएगा, तो कोई भी 2 का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि वो कॉलिनियर है, वो कॉलिनियर है। तो इस तरह से हम जो है सो ये क्वेश्चन, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद उस सर्कल में रहेगा कि मान लीजिए सर्कल है, यहाँ पर एक सेंटर दे देगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट अगर आपको दे दिया, ठीक है ना, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इससे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई मिसिंग वैल्यू रहेगा, बोल देगा कि ये मिसिंग वैल्यू निकालिए। तो हमको मालूम है कि जब सर्कल बोल देगा तो ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस बराबर होता है। तो एक बार डिस्टेंस मान लिए A है, B है
और ये ओ है, तो अगर ओ ए इजकल टू ओ बी कर देंगे, चूंकि ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो इस तरह से मेरा जो है सो इससे जो मिसिंग वैल्यू है वो मेरा आंसर, उसका जो भी मिसिंग रहेगा वो मेरा निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन जो किस तरह से मेरा क्वेश्चन पूछ सकता है उसका मैंने कंसेप्ट क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट में अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है, उस पर हम लोग जो है सो बातें करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक जो है सो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य